हेलो गाइज, मैं सुनील पारीक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर अपन 175 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे 176 क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना। अगर वीडियो फिर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कि इसका उत्तर ये आया तो क्यों आया और किस प्रकार ये आया। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। फिर भी आपकी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है अपने पास, डीसी मशीनों में आंतरिक अभिलक्षण खाली, यहाँ पे क्या अभिलक्षण है, आंतरिक अभिलक्षण खाली स्थान के मध्य खींचा जाता है। मैं आपको पिछले वाली वीडियो में ये बात समझाया था कि मेरे पास ये आर्मेचर होता है, ये क्या होता है मेरे पास पोल, और यहाँ पे क्या लगी होती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो मैं अगर अभिलक्षण की बात करूं तो इस प्रत्येक जनरेटर में तीन प्रकार के अभिलक्षण होते हैं। एक तो होता है अपने पास ओपन वाला, कौन सा वाला, ओपन वाला, जिसके अंदर लोड नहीं लगा होता। लोड नहीं लगा होगा तो सारी की सारी आर्मेचर करंट कहाँ पे जाएगी, फील्ड के पास। यानी कि ओपन वाला अभिलक्षण आई एफ और ई नोट या वी नोट बोल सकता हूँ इसको, या टर्मिनल वोल्टेज बोल सकता हूँ। लोड नहीं लगा होगा तो टोटल जो टर्मिनल के ऊपर आएगी उस वोल्टेज के मध्य कौन सा अभिलक्षण बनेगा, ओपन सर्किट अभिलक्षण। ठीक है, ओपन सर्किट वाला। अब दूसरा अभिलक्षण आता है मेरे पास इंटरनल, कौन सा वाला, इंटरनल। इंटरनल का मतलब आंतरिक होता है, अंदर होता कौन है, आर्मेचर। तो ये बनेगा आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर के अंदर कौन कौन होता है, एक तो होता है मेरे पास आर्मेचर की करंट, एक होगा मेरे पास ईजी जो वहां पे ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो ईजी ढूंढ लो, ये रहा मेरे पास ईजी, एक ये रहा मेरे पास ईजी। तो टर्मिनल वोल्टेज के मध्य तो नहीं बनेगा ये, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, ईजी और आर्मेचर करंट के मध्य, तो ईजी है इसके अंदर और लोड करंट है, तो लोड करंट के मध्य नहीं बनता, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन। ईजी और आई ए के मध्य जो अभिलक्षण बनेगा उसको अपने क्या कहते हैं, आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक डीसी मशीन में ब्रश भौतिक रूप से कहां पर लगे होते हैं, इंटरपोल के अक्ष में। तो ये बात तो मैंने पिछले वाली वीडियो में समझाई भी थी कि कभी भी ब्रश इंटरपोल के अक्ष में नहीं लगे होते, ये लगे होते हैं मेन पोलों के अक्ष में। किसके अक्ष में, मेन पोलों के। ये मेन पोल हो गया, ये मेन पोल का क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अक्ष कौन सा होगा, ये वाला। तो ब्रश कहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पर। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। इंटरपोल के अक्ष में स्थापित किए जाते हैं, मतलब यहां तक अगर गलत है तो पूरा गलत ही होगा ये, तो ये भी क्या हो गया, गलत। पोलों के अक्ष में, इसका मतलब पोलों के अक्ष में ये सही हो सकता है। अगले वाले के अंदर देख लेते हैं, पोलों के अक्ष में, तो ये भी सही हो सकता है। पहली बात बता देता हूँ, ये पोलों के अक्ष में तो लगते हैं, पर इंटरपोल यहाँ पर क्या आ गया, इंटरपोल, ये क्या आ गया, इंटरपोल। तो इंटरपोलों के जस्ट बीच में लगे होंगे, इंटरपोलों के बीच में, यानी कि इंटरपोलों के अक्ष में कुंडलियों से विद्युतीय रूप से जुड़ी होती हैं। यानी कि जो मेरे पास ब्रश होते हैं वो पोलों के तो लगे होते हैं अक्ष में, और इंटरपोलों के साथ जुड़ी होती हैं विद्युतीय रूप से। यानी कि मेरे पास जो इंटरपोल की वाइंडिंग है, मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोल, ये पोल हो गया मेरे पास एन पोल, ये हो गया मेरे पास एस पोल, और यहाँ पे लगी है मेरे पास इंटरपोल, और यहीं पर मैंने क्या लगा दिया, ब्रश लगा दी, ये क्या लगा दिया, ब्रश। ठीक है, और इनके ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो होती है आर्मेचर के सीरीज में। इसका मतलब ये वाला इनका जो कनेक्शन होगा वो ब्रशों के साथ कनेक्शन होगा। तो इंटरपोलों का कनेक्शन विद्युतीय रूप से किसके साथ होता है, ब्रशों के साथ। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है इसका, एक्यूरेट। और डी ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, विद्युतीय रूप से ध्रुवीय अक्ष में विद्युतीय रूप से जुड़े होते, नहीं जुड़े होते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्नलिखित जनित्र में किस में ऋणात्मक वोल्टेज नियमन होता है। ये समझा भी चुका हूं। सबसे पहले आप तो लिखिए फॉर्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। ठीक है। अगर मैं शंट की बात करूं तो लोड बढ़ने के साथ इसकी वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यानी कि लगभग इसकी वोल्टेज क्या रहती है, स्थिर रहेगी। दूसरी बात, इसकी वोल्टेज में गिरावट आती है लोड बढ़ने के साथ। क्या आती है, गिरावट। तो एक बार एग्जांपल ले लेता हूं पहले का। मान लीजिए शंट जनरेटर की वोल्टेज कितनी है, पहले 100 वोल्टेज है। जब लोड बढ़ा होगा तो इसकी वोल्टेज में क्या आई होगी, गिरावट। गिरावट होकर कितनी होगी, 90 वोल्टेज। ठीक है, और डिवाइड बाई VFL। VFL कितना है, 90 वोल्टेज, तो डिवाइड बाई 90। तो 100 में से 90 घटेगा, कितना आएगा, 10 बटे 90। तो इसके अंदर माइनस का निशान नहीं आया। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है इसका, गलत। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब बात करता हूं सेकंड की। दूसरे वाले क्या है, सीरीज जनरेटर। सीरीज के अंदर क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ सीरीज की करंट बढ़ेगी। अगर सीरीज की करंट बढ़ती है, इसका मतलब सीरीज का फ्लक्स फाई एस ई बढ़ जाता है। और फाई एस ई बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इसका मतलब नो लोड की वोल्टेज में मान लेता हूँ 100 वोल्टेज, और लोड बढ़ा होगा तो उसमें वोल्टेज इसकी कितनी हो गई होगी, 110 मान लीजिए आप। डिवाइड बाई फुल लोड की वोल्टेज, तो फुल लोड की कितनी, 110। तो 100 में से अगर 10 घटेगा तो कितना आएगा, -10 बटे 110। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास निशान किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब इसका वोल्टेज नियमन क्या है, ऋणात्मक। तो एक तो ऑप्शन क्या हो गया, सी बी वाला। अगले वाला भी देख लेते हैं। ये सही हो गया, ये क्या हो गया, गलत। ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर ऐसा होता है जिसके अंदर लोड बढ़ने के साथ जो टोटल फ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कौन सा जनरेटर, ओवर कंपाउंड। तो नो लोड पे वोल्टेज कितनी मान लेता हूँ, 100 वोल्टेज। ओवर का मतलब होता है ज्यादा। तो लोड बढ़ा होगा तो इसके इसके अंदर सीरीज का फ्लक्स बढ़ा होगा, तो टोटल फ्लक्स भी बढ़ गया। तो वोल्टेज कितनी हो गई होगी, 110। एग्जांपल ले लेता हूँ, डिवाइड बाई फुल फुल लोड की वोल्टेज। तो फुल की कितनी है, 110। तो यहाँ पे कितना लिख लिया मैंने, 110। तो 100 में से अगर 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -10 बटे 110। यानी इसके अंदर भी किसका निशान आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब सी ऑप्शन भी इसका क्या है, सी है। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, बी और सी दोनों। तो सीरीज और ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दो डीसी जनरेटरों को समानांतर में जोड़ने जोड़ने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए। सही बात है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर एक की 230 है तो दूसरी भी कितनी रहनी चाहिए, 230 वोल्टेज। ये ऐसा इसलिए होता है, अगर एक की कम रह गई, इसका मान लेता हूं मैं, कितनी रहेगी, 220 वोल्टेज। कितनी रहेगी, 220। एक की रहेगी 230। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ देता हूं मैं इनको। ठीक है, अगर समानांतर क्रम में जोड़ूंगा तो इन दोनों जनरेटरों की वोल्टेज के मध्य क्या आ गया, अंतर। अगर दोनों जनरेटरों की वोल्टेज के मध्य अंतर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो कम वोल्टेज वाला जनरेटर है वो करंट लेने लग जाएगा इससे। इसका मतलब इसके ऊपर तो बढ़ जाएगा लोड, और ये करेगा मोटर की भांति काम। कौन से वाला, कम वोल्टेज वाला। तो याद रखना, अगर समानांतर में आपको जोड़ना है तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा, और ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो कम वोल्टेज वाला जनरेटर क्या किसकी भांति काम करेगा, मोटर की तरह। और ज्यादा वोल्टेज वाला जनरेटर जनरेटर की तरह, जनरेटर की तरह काम करेगा, और कम वोल्टेज वाला मोटर की तरह। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास, ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान। अगर ध्रुवता समान नहीं हुई, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे ये इसका मान लीजिए, ये वाला एक तो जनरेटर, ये जनरेटर मान लेता हूं, इसका ये प्लस, इसका क्या है माइनस। और ये एक जनरेटर ये, इसका ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। अगर मैं प्लस को प्लस से जोड़ता हूं और वोल्टेज क्या है, दोनों समान, अगर ऐसा जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के मध्य कोई विभवांतर नहीं है।
विवो में अंतर नहीं है, तो यहाँ पे एक दूसरी तरफ करंट नहीं बहेगी और सारी करंट कहाँ पे जाएगी, लोड की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इनको जोड़ दिया उल्टा, कैसे, ये जनरेटर था, इसका ये प्लस था, इसका क्या था, ये माइनस, और यहाँ पे जो जनरेटर है इसका ये माइनस है, ये इसका क्या है, प्लस। ऐसे अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो वोल्टेज मान लीजिए बराबर है, तो दोनों का आवेश क्या हो गया यहाँ पे, ऋणात्मक, सॉरी विपरीत, दोनों का आवेश क्या हो गया, विपरीत। अब विपरीत आवेश हो गया, इसका मतलब इसकी इसकी जो वोल्टेज है प्लस से माइनस करंट बहेगी, तो करंट कैसे बहेगी, ऐसे, और इधर ऐसे, तो इन जनरेटरों में करंट बहने लग जाएगी, तो ये जनरेटर काम करना बंद कर देंगे, लोड को करंट ही नहीं देंगे ये। तो द्रव्यता भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और अगला ऑप्शन क्या है, जनरेटर रेटिंग, तो रेटिंग समान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप वोल्टेज और द्रव्यता के बराबर रखते हो तो काम चल जाएगा, तो रेटिंग का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता। हाँ, प्रतिबाधा जरूर होता है। प्रतिबाधा की अगर बात की जाए, वो होता है अपने पास ट्रांसफॉर्मर या अल्टरनेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबाधा नहीं होती, यहाँ पे केवल और केवल क्या होता है, आर, जेड नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत इसका। तो क्या रहेगा उसका उत्तर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपने पास, तो ध्यान से देखना। मेरे पास जनित्र कौन सा, शंट जनित्र, आरपीएम कितनी, 1000 आरपीएम। यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कर दिया मैंने, आधा फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं पूरा, ताकि आप फॉर्मूले को भी ध्यान रखना। फॉर्मूला तो ई बराबर फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। फॉर्मूला क्या मेरे पास, फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। अगर मैं फ्लक्स को इधर लेकर आऊं, किधर, फ्लक्स को इधर, तो क्या हो गया, ई बटे फाई बराबर जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। तो ये बात किसी कर रहा है, गति की, आरपीएम की, किसी बात कर रहा है आरपीएम की, तो एक काम करो, आरपीएम को रख लो। वो किसी बात कर रहा है फ्लक्स की, तो फ्लक्स को भी रख लो और सब वो यहां से हटा दो, क्योंकि मुझे और सीपीयू क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो ई की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 1/5, जेड को हटा दो, जेड का मान 1 मान लो, पी का मान कितना मान लो, 1, सब 1 1 मान लो, तो ये सब क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, फाइव, सॉरी एन, तो एन समानुपाती क्या हो गया, 1/5। और ये अब क्या बोल रहा है, 1000 आरपीएम पे काम कर रहा था जनरेटर कोई, यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए, फ्लक्स आधा होगा तो गति दोगुनी, फ्लक्स आधा तो गति दोगुनी, तो संबंध क्या है इनका, विलोमानुपात। तो इस गति क्या हो जाएगी, 2000 आरपीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मशीन में योक और आर्मेचर के मध्य वायु अंतराल बहुत ही कम रखते हैं, क्यों। आर्मेचर के लॉकिंग को दूर करने हेतु, तो ये मैं बता चुका हूं। आर्मेचर को लॉकिंग से बचाने के लिए अपने खांचों को थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, खांचों को थोड़ा तिरछा, जिससे आर्मेचर लॉक नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अति तापन को दूर करने हेतु, तो अति तापन यानी गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है उसके अंदर, हीटिंग हो रही है, तो वायु अंतराल कम और ज्यादा रखने से हीटिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि अगर हीटिंग हो रही है तो उसके अंदर आप एक काम करो, डक्ट काट दो, क्या कर दो, खांचे काट दो उसके अंदर, इस प्रकार, तो उसके अंदर से हवा पास होगी तो क्या हो जाएगा, ठंडा। इसके अलावा मैं पंखा भी लगा सकता हूँ, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला क्या, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है इसका, सही। अब कैसे कैसे है सही, ये देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोल, क्या है, पोल। इन पोलों के बीच में कौन है, आर्मेचर। ये एन पे, ये क्या है, एस। यहां से बल लिखें जारी इस प्रकार, अगर बीच में वायु अंतराल ज्यादा हुआ तो वायु के अंदर ये वाला फ्लक्स क्या होगा, वितरित, और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अगर इनके बीच में वायु अंतराल कम हुआ तो फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा, किसके पास, आर्मेचर के पास, और आर्मेचर क्या करेगा, ज्यादा फ्लक्स को काटेगा। यानी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु क्या करते हैं अपन, वायु अंतराल को कम रखा जाता है सभी मशीनों में।
केवल जनरेटर की बात नहीं है, ये सभी के लिए एक ही बात है, लागू होती है सभी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खाली स्थान डीसी मशीन में कम्यूटेटर किसकी भांति काम करता है? अर्ध तरंग की तरह, पूर्ण तरंग की तरह, अर्ध तरंग कंट्रोल की तरह, पूर्ण तरंग कंट्रोल की तरह, यानी कि हाफ वेव की तरह केवल और केवल सिंगल पीस कम्यूटेटर काम कर सकता है। मैंने कम्यूटेटर कितने लगाए, दो भाग। अगर आधे साइकिल में ये काम करेगा, आधे में ये काम करेगा, यानी अपने को जो आउटपुट मिलता है वो इस प्रकार मिलेगा, इसका इस प्रकार। ये होती है पूरी तरंग, और हाफ तरंग होती है किस प्रकार, इस प्रकार। अकेला डायोड इसकी भांति काम करता है, वो दो डायोड इसकी भांति काम करते हैं। तो अपने पास जो कम्यूटेटर होता है वो दो डायोड की तरह काम करता है, यानी किसकी तरह, फुल वेव की तरह। कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल की युक्ति नहीं होती दिक् परिवर्तक, ये केवल अपने को फुल वेव दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी मशीन में चाहे यह एक डीसी मोटर या एक डीसी जनरेटर की तरह गति करे, इनमें से कौन सा पैरामीटर समान रहता है? यानी मेरे पास एक डीसी मशीन है, कौन सी डीसी मशीन है, अगर मैं उसको जनरेटर बनाता हूँ, एक बार बना दिया मैंने जनरेटर यानी उससे सप्लाई ले रहा हूँ, एक बार मैंने उसको क्या बना दिया, मोटर, तो उसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो इनके अंदर कॉमन चीज क्या रहेगी, कॉमन चीज क्या रहेगी? अब क्या क्या कॉमन नहीं रहेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसको अपन गति करवाएंगे प्राइम मूवर के माध्यम से, ये गति खुद करेगा सप्लाई के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से। ये अपने को यांत्रिक ऊर्जा देगा, इसको अपने यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। ये अपने को विद्युत ऊर्जा देगा जनरेटर, और मोटर को अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो ये पैरामीटर क्या हो गई, अलग अलग। अगर समान की बात करूं तो यहाँ पर भी आर्मेचर घूमेगा, यहाँ पर भी कौन घूमेगा, आर्मेचर। तो ये वाला आर्मेचर भी किसको काटेगा, फ्लक्स को, ये वाला भी किसको काटेगा, फ्लक्स को। इसके अंदर भी ईएमएफ पैदा होगा और इसके अंदर भी क्या पैदा होगा, ईएमएफ। इसका मतलब दोनों में जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वो क्या रहता है, समान रहता है। यानी प्रेरित ईएमएफ क्या रहेगा, एक समान रहेगा पैरामीटर। यांत्रिक शक्ति दोनों में समान नहीं है, एक अपने को देता है, एक को अपन देते हैं। आर्मेचर धारा भी क्या नहीं होती, समान नहीं होती, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि इसका इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो इक्वल होगा, दोनों में एक ही प्रकार से पैदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लेप कुंडलन की दशा में परिणामी पिच खाली स्थान होती है, वह कौन सी है, लेप। और पूछ किसकी रहा, परिणामी पिच। परिणामी पिच को अपन वाई आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये परिणामी पिच होती क्या है, अपने पास जो फ्रंट पिच होती है, कौन सी पिच है, फ्रंट पिच, और बैक पिच, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, परिणामी पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, परिणामी पिच। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर में धारा और ईएमएफ क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती। अगला क्या है, आर्मेचर में धारा ईएमएफ क्या होते हैं, एक दिशीय। अगला क्या है, टर्मिनलों पर धारा ईएमएफ प्रत्यावर्ती होते हैं। अगला क्या है, आर्मेचर चालकों में और टर्मिनलों पे ईएमएफ क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि अपने पास जो आर्मेचर होता है उसके अंदर पैदा कौन सी होती है, एसी। कौन सी पैदा होती है, एसी। और बाहर अपन कौन सी देती है, डीसी। इसका मतलब डीसी क्या नहीं होती, प्रत्यावर्ती नहीं होती, एक दिशीय होती है डीसी। एसी क्या होती है, प्रत्यावर्ती। अब चलते हैं ऑप्शन के ऊपर, एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर चालकों में और टर्मिनलों के ऊपर ईएमएफ क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती। तो टर्मिनलों के ऊपर तो डीसी मिल रही है अपने को, इसका मतलब टर्मिनलों के ऊपर क्या नहीं है, प्रत्यावर्ती नहीं है, एक दिशी है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। टर्मिनलों पर धारा और ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती नहीं होती, क्या होती है, डीसी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला क्या है, आर्मेचर में धारा और ईएमएफ एक दिशी होती है, तो आर्मेचर पैदा कौन सा हो रहा है, एसी। तो
इसका मतलब वहां पे क्या होता है, प्रत्यावर्ती। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बचा कौन सा लास्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। यानी कि आर्मेचर में जो करंट बह रही है और वहां पे जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, दोनों ही क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, निम्न में से किस प्रकार के बरसों के लिए न्यूनतम वोल्टेज का पात होता है या वोल्टेज पात की अपेक्षा की जाती है। बात एक ही है। ये ऑप्शन क्या है मेरे पास, ग्रेफाइट बरसों का। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। और कार्बन बरस, बात एक ही, चाहे ग्रेफाइट के बरस हो चाहे कार्बन के बरस हो, पर कार्बन का प्रतिरोध ज्यादा, उसकी अपेक्षा कम किसका होता है, ग्रेफाइट का। तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप होती है किसके अंदर होगी, कार्बन के अंदर। सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, कार्बन में। ये तो बात ध्यान रखना। अगला कौन सा, धातु ग्रेफाइट। यहाँ पे आ कौन की धातु, वो धातु क्या होती है, चालक। और चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, कम। ठीक है, तो इसका जिसका प्रतिरोध कम, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो भी क्या होगी, सबसे कम होगी। यानी जिसका प्रतिरोध कम, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, सबसे कम। इसका मतलब इसका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। और अगर ज्यादा की बात की जाए तो क्या आएगा, कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में यदि क्षेत्र कुंडलन क्रांतिक प्रतिरोध को प्राप्त कर लेती है तो मशीन अधिकतम वोल्टेज जनित करेगी, मशीन अधिकतम शक्ति जनित करेगी, क्षेत्र कुंडलन जल जाएगी, जनित वोल्टेज क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये क्वेश्चन तो पिछले वाली वीडियो में सेम करवाया था, वहां पे क्वेश्चन तरीका थोड़ा अलग था पर क्वेश्चन यही था सेम। यानी कि अगर क्रांतिक प्रतिरोध होता है फील्ड का, अगर प्रतिरोध एक चरम सीमा होती है क्रांतिक प्रतिरोध। मान लीजिए कोई फील्ड है मेरे पास, क्या है फील्ड, इस फील्ड के अंदर प्रतिरोध है 100 ओम और इसके अंदर करंट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रतिरोध इतना बढ़ गया कि इसके अंदर करंट जाने क्या होगी, बंद। उस सीमा को क्या कहते हैं, क्रांतिक प्रतिरोध। अगर ऐसा हो गया तो फील्ड क्या नहीं बनाएगी, फ्लक्स नहीं बनाएगी। अगर फ्लक्स नहीं बना तो मशीन वोल्टेज बनाना क्या कर देगी, बंद। यानी कितनी वोल्टेज पैदा होगी, 0 वोल्टेज। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, राइट, डी ऑप्शन। जनित वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वह कुंडली जिसमें कम्यूटेशन हो रहा हो, स्व प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान कहलाता है। स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ, रिएक्टेंस वोल्टेज, गतिज प्रेरित ईएमएफ, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर मेरे पास कम्यूटेशन होता है तो उसमें एक कुंडली होती है जो एक बार क्या होती है, शॉर्ट होगी। शॉर्ट होने के बाद में उसके अंदर विपरीत में करंट प्रवाहित होगी और ये खुद की फ्लक्स को क्या कर लेगी, काट लेगी। क्यों काटेगी, क्योंकि पहले इसके अंदर करंट बहती है ऐसे एक दिशा में, फिर एक बार ये क्या होती है, शॉर्ट, उसमें इसमें करंट नहीं बहती, फिर करंट क्या बहेगी, विपरीत। तो इसमें करंट की दिशा क्या होती है, चेंज होती है। अगर करंट की दिशा चेंज होगी तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा फैराडे के नियम से, और इसमें क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। और ये ईएमएफ क्या करेगा, रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो करेगा। यानी ये किसकी भांति काम करेगा, एक्सेल की भांति। किसकी भांति काम करेगा, एक्सेल की तरह। तो ये क्या होगा, एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय उदासीन अक्ष ज्यामितीय उदासीन अक्ष के साथ संपाती होती है जब। तो क्वेश्चन बोल क्या ये बता देता हूं। मेरे पास ये कोई डीसी जनरेटर है, इसके अंदर एमएनए और जीएनए, एमएनए और जीएनए दोनों एक ही स्थिति में कब रहेंगे, ये पूछ रहा है। यानी संपाती वाले तो एक साथ कब रहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ये ऑप्शन क्या है, जनरेटर डिजाइन किए गए गति पे चलता है, अगर चलेगा तो एमएनए खिसक जाता है चलने की दिशा में। खिसकता कितना है, 2 से 8 डिग्री। कितना, 2 से 8 डिग्री। अगला क्या है, जनरेटर पर कोई भार नहीं है। अगर जनरेटर पर कोई भार नहीं है, इसका मतलब लोड नहीं है, वो करंट नहीं बह रही। जब करंट नहीं बहेगी तो उसके अंदर एमएनए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि जब लोड नहीं होगा तो उसमें करंट बहेगी नहीं और एमएनए खिसकेगा नहीं। जब लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ती है, करंट क्या करती है, उसको खिसका देती है इधर थोड़ा सा घूमने की दिशा में, ज्यादा नहीं खिसका पाती। कितना खिसकाती है, 2 से 8 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी जनरेटर में यदि अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित हो, शून्य गति पर प्रेरित ईएमएफ होगी। यानी मेरे पास क्या है, अवशिष्ट चुंबक है वहां पे, और गति क्या हो रही है, शून्य। तो फैराडे ने एक बात बोली है कि मेरे पास चुंबक होनी चाहिए, चुंबक के साथ क्या होनी चाहिए, गति, वो भी चुंबकीय क्षेत्र में, ताकि चुंबकीय बल रेखाएं कट जाए, तभी वहां पे क्या पैदा होगा, ईएमएफ। और ये बोल क्या रहा है, गति क्या है, शून्य, तो चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी नहीं और ईएमएफ पैदा होगा नहीं। इसका मतलब वहां पे जो प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मशीन का आर्मेचर ईएमएफ, यानी आर्मेचर के अंदर जो एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का तरंग रूप खालिस्तान होता है। यानी मेरे पास जो आर्मेचर है, उसके अंदर जो आर्मेचर है वहां पे जो एमएमएफ पैदा होगा, उसका तरंग रूप किस प्रकार का होगा। वोल्टेज की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की बात। यानी वहां पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की तरंग रूप कैसा होगा, किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर, वो होगा त्रिभुजाकार। क्या होगा, त्रिभुजाकार। इसको आप याद रखें। और जो मेरे पास ये आर्मेचर, ये मेरे पास पोल, ठीक है। आर्मेचर पोलों के मध्य जो वायु अंतराल है, यहाँ पे फ्लक्स किस प्रकार होगा, वो होगा मेरे पास फ्लैट टॉप, यानी इस प्रकार, ये होता है फ्लैट टॉप। तो ये तो होता है वायु अंतराल का फ्लक्स, और आर्मेचर का त्रिभुजाकार। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर के क्षेत्र उत्तेजन में वृद्धि के साथ इसका जनित ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अपन क्या कर रहे हैं, जो फील्ड है उसकी उत्तेजना बोले तो उसको डीसी सप्लाई ज्यादा दे रहे हैं अपन, डीसी सप्लाई का मान बढ़ा दिया। अगर डीसी सप्लाई का मान बढ़ा दिया, इसका मतलब वहां पे क्या बढ़ जाएगी, करंट। अगर करंट बढ़ गई तो करंट के समानुपाती कौन होता है, फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ जाएगा। और फ्लक्स के समानुपाती कौन होता है, ईएमएफ, तो बढ़ कौन जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, बी ऑप्शन। तो ये बातें तो आपको फॉर्मूले से याद है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, भार में वृद्धि के कारण डीसी जनरेटर की गति में गिरावट खालिस्तान के द्वारा से ही की जा सकती है। यानी मेरे पास कोई जनरेटर है, उस पर मैंने क्या बढ़ा दिया, लोड, क्या बढ़ा दिया अपन ने, लोड बढ़ा दिया। उसके ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो जनरेटर क्या करेगा, दबने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जनरेटर की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरेटर की गति घट जाएगी। मैं चाहता हूं ये गति क्या हो जाए, वापस बढ़ जाए। अब ये बढ़ेगी कैसे, अगर इसकी बात अपन करें तो जनरेटर घुमाते कौन है, घुमाता कौन है, अपन घुमाते हैं। कौन घुमाता है, अपन। अगर अपन घुमाते हैं तो अपन उसी गति को वापस बढ़ा सकते हैं, किसके माध्यम से, प्राइम मूवर के माध्यम से। उत्तेजन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर में जो ठंडा करो चाहे गर्म करो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार वोल्टेज को कम करके इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन क्या गलत है। अपन जनरेटर को घुमाते हैं आर्मेचर के प्राइम मूवर के द्वारा। अगर अपन प्राइम मूवर की गति बढ़ा दें, किसी गति बढ़ा दें, प्राइम मूवर की गति बढ़ा दें, तो वहां पर क्या होगा, अपने पास जनरेटर गति बढ़ जाएगी, जो घटी है वो वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न डीसी जनरेटरों में किसका बढ़ता वीआई एब्लेक्शन होता है, शंट का, सीरीज का, कंपाउंड का। ये बात करें वीआई एब्लेक्शन की, ये होगा मेरे पास वी, ये क्या होगा मेरे पास आई। यानी कि लोड बढ़ेगा उसके साथ ये इसका मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस प्रकार। पर एक चरम सीमा आएगी उस तक ही बढ़ेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्थिर। तो ये बढ़ता हुआ किसका होता है, ये उसी का हो सकता है। यानी लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट क्या होती है, बढ़ती है, ये तो सभी को पता है। अगर आर्मेचर करंट बढ़ी है तो फील्ड की करंट भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर फील्ड की करंट बढ़ेगी यानी आईएफ बढ़ेगी तो वहां पे क्या बढ़ेगा, फ्लक्स। और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईएमएफ, यानी ई बढ़ता हुआ मिलेगा। ऐसा कौन होता है, केवल और केवल सीरीज होता है। कौन होता है, सीरीज जनरेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी मशीन में बरसों पर स्पार्किंग खालिस्तान के कारण होती है।
एंड मेरे पास क्या है, ब्रश, उनके ऊपर स्पार्किंग किस वजह से होती है? रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से, दिक् परिवर्तक की उपस्थिति की वजह से, कार्बन ब्रशों का उच्च प्रतिरोध की वजह से, आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से। यानी मेरे पास क्या है, कोई कम्यूटेटर, ये तो है मेरे पास पोल, एन पोल और एस पोल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, आर्मेचर। आर्मेचर से क्या निकलती है, शाफ्ट, इस पे लगाता है कम्यूटेटर, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं ब्रश, ऐसी टच रहते हैं थोड़ी। और यहाँ पे क्या पैदा होती है, स्पार्किंग। ये स्पार्किंग किस वजह से पैदा होती है ये पूछ रहा है। तो वहां पे जो मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था, उसकी वजह से वहां पे क्या पैदा हो रही थी, एक रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या पैदा हो रही थी, रिएक्टेंस वोल्टेज, जिसकी वजह से उस वाइंडिंग में करंट जा नहीं पा रही थी, और सीधी सीधी करंट क्या देख रही थी, आसान रास्ता। तो वहां से इलेक्ट्रॉन कूदे और वहां पे क्या पैदा होगी, इस कार्बन ब्रश के ऊपर स्पार्किंग। तो मेन रीजन कौन होता है इसका, रिएक्टेंस वोल्टेज। अगर ये पैदा नहीं हो तो वहां पे स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। दिक् परिवर्तक की उपस्थिति, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला क्या, कार्बन ब्रशों का उच्च प्रतिरोध। अगर कार्बन ब्रशों का ज्यादा प्रतिरोध हुआ तो स्पार्किंग का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्या, आर्मेचर प्रतिक्रिया। अगर आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन, तो उस समय वहां पे क्रॉस चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन नहीं है। रीजन कौन है इसका, मेन रीजन रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से वहां पे क्या पैदा हो जाता है, एक्सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी जनरेटर की वोल्टेज बढ़ाने की साधारण विधि क्या होती है? कुंडली में टर्नों की संख्या बढ़ा दो, कुंडली में सॉरी आर्मेचर की, पहले वाले क्षेत्रीय कुंडली में किसकी संख्या बढ़ा दो, टर्नों की संख्या। अगला क्या है, आर्मेचर में क्या बढ़ा दो, टर्नों की संख्या। अगला क्या है, शाफ्ट की घूर्णन गति बढ़ा दो। अगला क्या है, स्रोत आवृत्ति बढ़ाने पर, यानी मुझे वोल्टेज बढ़ानी है। वो सबसे साधारण विधि पूछी है इसने, क्या पूछे, सबसे साधारण विधि। आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है अपना, जैसे कौन सा डीसी, तो ये तो हटा ही दो यहां से। अगर मैं शाफ्ट की घूमने की गति बढ़ा देता हूं तो वहां पे क्या पैदा होगा, अधिकतम ईएमएफ पैदा होगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। अगली बात करते हैं, आर्मेचर में अगर टर्नों की संख्या बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब एक आर्मेचर का चालक एक वोल्टेज पैदा कर रहा था, वहां पे अगर मैंने टर्न ज्यादा बढ़ा दिए इसे तो वो ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा। तो ये भी क्या इसका राइट आंसर। अगला भी देख लो। अगला क्या है, क्षेत्र कुंडली में टर्नों की संख्या बढ़ा दो। तो ये भी इसका क्या राइट, क्योंकि क्षेत्र कुंडली में टर्नों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब वहां पे फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ज्यादा फ्लक्स को काटेगा आर्मेचर, वहां पे क्या पैदा होगा, ज्यादा ईएमएफ। तो ये भी इसका क्या राइट आंसर। अब दिक्कत क्या आ गई मेरे, इसे पूछ क्या लिया, आसान विधि कौन सी है। तो देखिए, आर्मेचर एक बार बन गया, उसके बाद में इसके अंदर टर्नों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती बार बार। तो ये ऑप्शन तो पड़ता है थोड़ा हार्ड, आसान विधि नहीं है। शाफ्ट के घूमने की गति बढ़ा दो। अब मेरे पास कोई प्राइम मूवर 230 आरपीएम से घूम रहा है या 1000 आरपीएम से घूम रहा है, तो उसकी गति में बार बार नहीं बढ़ा सकता हद से ज्यादा। हर चीज की क्या होती है, लिमिट। अगर हद से ज्यादा मैंने गति बढ़ा दी तो आर्मेचर में बल लगेगा एक, कौन सा अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय। और आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो उखड़ कर कहां पे आ जाएगी, बाहर। इसलिए गति में ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो एक्यूरेट जो उत्तर है वो क्या रहेगा, फील्ड के अंदर क्या बढ़ा दो, टर्नों की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी शंट जनरेटर जब बिना किसी उत्तेजना के चलाया जाता है तो 12 वोल्टेज का खुला परिपथ वोल्टेज प्रदर्शित करता है। जब क्षेत्र कुंडली उत्तेजित थी तो वोल्टेज पात क्या था, शून्य था। ऐसा घटित हुआ क्योंकि क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा था। क्षेत्र परिपथ में कोई भी अवशिष्ट चुंबक तो नहीं था। क्षेत्र कुंडलन गलत ढंग से जुड़ी हुई थी। आर्मेचर परिपथ भंग था। दोबारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। यानी मेरे पास कोई शंट जनरेटर था
जब इस पे कोई बिना किसी उत्तेजना के चलाया गया, कितनी वोल्टेज पैदा कर रहा था वो 12 वोल्टेज। जब क्षेत्र कुंडली उत्तेजित थी तो वोल्टेज पात क्या था, शून्य। ऐसा घटित हुआ, यानी मेरे पास कुछ शंट जनित्र था, वो बिना किसी उत्तेजना के चल रहा था, मैंने उसके अंदर कोई चुंबक नहीं बनाई, मतलब वहां पे मैंने क्या नहीं किया, कोई भी सप्लाई नहीं दी, तो उसमें कितनी वोल्टेज पैदा कर रहा था, 12 वोल्टेज। ठीक है, कर दी 12 वोल्टेज। और जब मैंने उसको उत्तेजित कर दिया तो वहां पे वोल्टेज पात क्या हो गया, शून्य। यानी कि वहां पे जो ड्रॉप थी, सॉरी फील्ड की ड्रॉप आई एफ आर एफ, वो क्या होगी, शून्य। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं गई होगी, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो खत्म होने लग गया वापस धीरे धीरे। इसका मतलब जो क्षेत्र कुंडली थी वो क्या क्या हो गया था, उसका कनेक्शन गलत हो गया था। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। क्रांति पर तो ज्यादा होगा तो ईएमएफ नहीं बनाएगा, इसने ईएमएफ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। अगर वहां पे कोई चुंबक नहीं होगी तो वहां पे ईएमएफ क्या होगा, शून्य, तो इसने ईएमएफ के बारे में बात नहीं की। केवल और केवल जो फील्ड थी उसके अंदर वोल्टेज पाथ की बात की है, ना कि ईएमएफ की बात की है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया आ गया फॉर्मूले वाला, तो आप ध्यान से देखना। 1000 आरपीएम पे चलता हुआ एक डीसी शंट जनित्र का जनित ईएमएफ कितना है, 100 वोल्टेज। यदि गति को मैंने कितना कर दिया, 1200 आरपीएम तक बढ़ा दिया, तो जनित ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। गति और ईएमएफ एन समानुपाती क्या होता है, ई। ठीक है, अगर एन 1 है यानी गति पहली है तो ईएमएफ भी क्या होगा, पहला। दूसरी बात करूं तो N2 समानुपाती E2, यानी दूसरे वाले की गति अगर मैं बढ़ा दूं तो दूसरे वाले का ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास वोल्टेज भी कितनी होनी चाहिए, 2, तो दोनों का क्या कर दो, भाग कर दो, गति भी क्या होनी चाहिए, 2। अब देखिए N1 का मान कितना है, 1000 आरपीएम, तो मैंने क्या रख दिया, 1000 आरपीएम बटे N2 का मान कितना है, 1200 आरपीएम, तो मैंने कितना रख दिया, 1200 बराबर E1 का मान कितना है, 100 वोल्टेज, क्योंकि N1 E1 100 बटे E2 का मान इसने पूछा है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या कर दो, E2 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर यहाँ पे कितना बच गया, 100। इस 1200 इधर ले आऊं तो किस में आ जाएगा, गुणा के अंदर 1200 बटे ये भाग के अंदर आ जाएगा 1000, तो 3 शून्य से 2 तो ये गई, एक ये गई, कितना बचा, 120। तो E2 का मान कितना होगा, 120। ठीक है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन राइट। तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, लगभग 120 वोल्टेज के आसपास से हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शंट जनित्र स्थायी समानांतर प्रचालन हेतु सबसे अनुकूल होते हैं क्योंकि उनका वोल्टेज विलक्षण खाली स्थान होता है। वोल्टेज विलक्षण कभी भी इस जनित्र का एक समान नहीं होता। इसका मतलब ये तो क्या है, गलत। ड्रूपिंग रेखीय, राइजिंग हमने बढ़ता हुआ, तो शंट जनित्र का ईएमएफ कभी भी लोड बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। ये समान भी बता दिया, ये समान कभी नहीं होता, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, इसका मतलब वहां पे आर्मेचर ड्रॉप बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ 2 से 5% इसकी वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं आपको। रेखीय बोले तो लोड बढ़ेगा उसके साथ ईएमएफ भी बढ़ेगा, तो ये भी क्या गलत। तो बच्चा कौन सा, ड्रूपिंग, यानी इसका विलक्षण क्या होता है, ड्रूपिंग टाइप का होता है। कैसे, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ई और ये क्या है मेरे पास, आई, इसका विलक्षण इस प्रकार होता है, थोड़ा जो घटता हुआ प्रतीत होता है, इसको बोलते हैं ड्रूपिंग। क्या होता है, ड्रूपिंग। इस भाग को क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग। ठीक है, तो इसका विलक्षण क्या होता है, ड्रूपिंग। इसीलिए शंट जनित्र अच्छे समांतर रूप में चल सकते हैं। चलिए, एक डीसी जनित्र के वोल्टेज बनने की प्रक्रिया खाली स्थान होती है, कठिन, विलंब, अनंत, कम्युलेटिव। देखिए मेरे पास कोई जनित्र है, उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो वाली प्रक्रिया क्या मेरे पास कठिन होती है, नहीं होती। विलंब बोले तो उसको टाइम लगता है, नहीं लगता।
जब घुमाओगे तभी क्या पैदा कर देगा, ईएमएफ, अनंत। तो अनंत भी नहीं होती, हर चीज की क्या होती है, लिमिट। तो ईएमएफ भी क्या होगा, लिमिट में पैदा होगा। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव बोले तो मिश्रित, यानी कभी कभी उसके अंदर ज्यादा वोल्टेज कभी कम भी हो जाती है, इस प्रकार बनती रहती है गति के आधार पे। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अपने मैंने 200 क्वेश्चन पूरे करवा दिए इस वीडियो तक, और बचे हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे अपने अगले वाली वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर बुरा लगा हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है या कोई भी टॉपिक के अंदर दिक्कत है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उस ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए। उसके अंदर आपको फ्री में पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका आपका कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा। फ्री का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जुड़ जाइए। टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।